नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सरकार और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। करीब 1.5 महीने से जारी चुनावी कार्यक्रम जानलेवा साबित होने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयानक साबित होती हुई नजर आ रही है। इस बार कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है। हर दिन 2 लाख के तकरीबन नए केसेस सामने आने के बाद मामला कितना गंभीर है, अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच देश में चुनाव भी चल रहा है, चुनावी रैलियां भी हो रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि देश में रैलियां जरूरी है या लोगों की जिंदगी। कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है। बंगाल में 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में कोरोना के आंकड़े रोजाना जिस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो और ज्यादा डराते हैं। बंगाल में लगभग हर दिन राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भारी संख्या में जबरदस्त भीड़ वहां पर लोगों की उमड़ती हुई नजर आती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो बहुत दूर की बात है, लोग मास्क तक पहने नजर नहीं आते। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक डराने वाली खबर भी सामने आई। विधानसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी रेजाउल हक का कोरोना से निधन हो गया। रेजाउल हक शमशेरगंज सीट से चुनावी अखाड़े में उतरे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही कोरोना ने उन्हें अपने संक्रमण की चपेट में ले लिया था। कोरोना की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए अब चुनाव वाले राज्यों में वर्चुअल प्रचार प्रसार की भी जरूरत महसूस होने लगी है। चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रचार कैसे किया जा सकता है, संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ेगा। ऐसे में जरा तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कोरोना गाइडलाइंस की किस तरह से जमकर धज्जियां उड़ती नजर आएगी। और आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं बंगाल में कोरोना की क्या रफ्तार है। 420% कोरोना की रफ्तार में यहां पर इजाफा हुआ है। 16 से 31 मार्च तक केवल 8062 मरीज मिले थे। यह आंकड़ा है 16 मार्च से 31 मार्च के बीच का। लेकिन 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच की बात करें तो 41,927 मरीज हो गए। मार्च में जहां 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण, तो वहीं 14 दिनों के अंदर अंदर अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के बीच इतने लोगों की जान जा चुकी है। असम में 16 से 31 मार्च के बीच 537 लोग कोरोना के चपेट में आए थे। 1 से 14 अप्रैल के बीच रिकॉर्ड 3,398 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब कोरोना की रफ्तार यहां असम की बात करें 532% हो चुकी है। अंदाजा लगाइए, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 500 गुना। 16 से 31 मार्च तक 6 लोगों ने जहां अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी कि इन 14 दिनों के अंदर अब तक 15 मौतें यहां पर दर्ज की गई है। ये असम में कोरोना की रफ्तार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। पहले एक दिन में अधिकतम 50 मरीज बढ़ते थे पुडुचेरी में, लेकिन अब यहां हर दिन 400 से 500 लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। यहां भी तेजी के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार की अगर बात करें तो 165% का यहां पर इजाफा दर्ज किया गया है। 16 से 31 मार्च के बीच जहां 14 से लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट यहां पर सामने आई थी, तो वहीं उसके 14 दिन बाद यानी कि 1 से 14 अप्रैल के बीच ये बढ़कर 3,721 तक जा पहुंची है। मार्च में यहां पर संक्रमण के चलते जहां 9 मौतें हुई थी, 9 लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं पुडुचेरी में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी कि इन आखिरी के 14 दिनों में बढ़कर मौत का आंकड़ा 15 तक जा पहुंचा है। 16 से 31 मार्च के बीच 25,244 लोग संक्रमित हुए थे। तमिलनाडु के आंकड़े हैं 1 से 14 अप्रैल के बीच अब 65,458 तक आंकड़े पहुंच चुके हैं। ये उन राज्यों के हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में संपन्न हो गए हैं और 1 राज्य में अभी चल रहा है। संक्रमण की रफ्तार यहां पर 159% इजाफे के साथ दर्ज की गई। मार्च में 163 लोगों की यहां तमिलनाडु में मौत हुई थी, तो वहीं इन 14 दिनों में अब तक 232 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। और अब बात करेंगे केरल की। अप्रैल के 14 दिनों में नए मरीजों की संख्या में 103% का यहां पर इजाफा। 16 से 31 मार्च के बीच यहां कुल 30,390 लोग संक्रमित पाए गए थे, लेकिन अगले 14 दिनों में
61,793 ये आंकड़े पहुंच गए। ऐसे में जबरदस्त जो रैलियां हुई, जबरदस्त जो भीड़ रैलियों में जुटाने का काम हुआ, उसका नतीजा इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, कोरोना का कोहराम चुनावी रैलियों पर आखिर कैसे लगेगी लगाम? बहुत बड़ा सवाल है। चुनावी रैलियों में क्या कोरोना नहीं आता? क्या कोरोना वहां से डरकर भाग जाता है? जिस तरह की भीड़ वहां पर दिखाई देती है, ऐसे में तो कहा जा सकता है कि कोरोना का जो संक्रमण दर इस समय देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत बड़ा इसका कारण माना जा सकता है। रैलियां जरूरी या लोगों की जिंदगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वर्चुअल चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है? हर चीज वर्चुअल माध्यम से, हर चीज ऑनलाइन की जा रही है, तो जरा चुनाव प्रचार प्रसार भी ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा सकता? इस पर विचार क्यों नहीं हो सकता? सियासत छोड़कर खुद बड़े नेता पहल क्यों नहीं करते? जी हाँ, पहले बड़े नेता अगर पहल करेंगे, क्या लगता नहीं है कि जन संदेश बड़े स्तर पर पहुंचेगा कि हम भी पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस का, आप भी करें? क्या जिंदगी से बड़ी हो गई है सियासी हार या जीत? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी। सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी, आप भी के पास आते हुए, ये आंकड़े अभी तो ये 5 राज्यों के मैं आंकड़े आपको बता रही हूं, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप लोगों की तरफ से, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जबरदस्त रैलियां की गई, जबरदस्त भीड़ वहां पर देखने को मिली। बिल्कुल। ये आंकड़े डराने वाले हैं। आप लोगों को डर लगता है या नहीं? यह सिर्फ चुनावी हार जीत ही आप लोगों के लिए सर्वोपरि है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं शिल्पा जी, जो जिस तरह से नया स्ट्रेन आया है, एक चिंतनीय विषय तो है ही, ये पूरे देशवासी के लिए है। पार्टियां रैली कर रही है, चुनावी जिस तरह से संवैधानिक तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय तो है। जो जिस तरह से नए स्ट्रेन और पिछले स्ट्रेन जो है उसका अगर कंपैरिजन करें तो ये स्ट्रेन कुछ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इसका संक्रमण और प्लस इसके साथ आप कह सकते हैं जो कि भयानक कह सकते हैं इस चीज़ को। और जहाँ तक चुनावी मौसम की बात है तो निश्चित तौर पर जितना अभी हमारे पास कोरोना का जो अभी हमारे पास आए हैं आंकड़े जो इसमें हुए हैं, तो इसमें कम से कम अगर आप देखें तो 24 घंटे के अंदर में ये जो 2 लाख नए मामले आए हैं और उसके बाद ये टोटल आंकड़ा हो जाता है 1,40,00,000 के लगभग। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही भयानक परिदृश्य है ये। लेकिन अगर आप देखें तो ये जितना भी आंकड़ा है, इसमें 84% ऐसे आंकड़े हैं जो 8 स्टेट से आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने जो कहा है, हाँ। जो कि ये 8 स्टेट में, जैसे ये भी 5 राज्यों में चुनाव के जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें केरल और तमिलनाडु भी आते हैं। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो 84% केस ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यूपी एंड एमपी, ये 84% केस उस राज्यों के हैं। हाँ, इसमें केरल और तमिलनाडु में निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसको भी अगर ऐड कर ले तो 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कहीं विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था, वहां पर कोई रैलियां नहीं थी। लेकिन जिस तरह से हम लोग पिछले जो कोरोना का संक्रमण था, जितना संवेदनशील थे हम लोग, जितनी जिम्मेदारी हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर ना सर, कोरोना आंकलन नहीं करता। कोरोना तो जो भी व्यक्ति मिलता है उसे अपने संक्रमण की चपेट में ले लेता है। मात्र 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको कहता हूं। हाँ। अच्छा, इससे पहले जितना हम संवेदनशील थे इस मामले को लेकर के, जितना हम लोगों ने व्यक्तिगत जिम्मेदारियां ली थी, जैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर का काम हो, उस तरह से न संवेदनशील हम इस स्ट्रेन में जो है हम नहीं हो रहे हैं। उतना संवेदनशील भी नहीं हो रहे हैं, उतना हम जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया भी है। मैं किसी के ऊपर में किसी संस्था के ऊपर में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। उनको क्या स्टेप लेना चाहिए वो बिल्कुल ही सक्षम है उस चीज के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये इलेक्शन कमीशन का काम है जो कि किस तरह से उसको टैकल करे और जो संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मौतें हो रही है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसके ऊपर में जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है संजय गुप्ता, ये आंकड़े डराते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आम जनता को? कोरोना को
और तमाम राजनीतिक दलों को क्या इन आंकड़ों से डर नहीं लगता? क्योंकि चुनावी रैलियां बड़ी बड़ी, वहां पर एकत्रित भीड़ तो कुछ इसी तरफ इशारा करती है कि जान जाए पर चुनाव ना जाए। तो इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन, और उसके अलावा भी जो देश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें जिनकी जिम्मेवारी चुनाव करवाने की, क्यों इसके अंदर उन्होंने ये तय नहीं किया कि आपका प्रयोग किया जाएगा? क्यों ये तय नहीं करते हैं कि उसके अंदर की दूरी है बहुत जरूरी? संजय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं अपने पीसीआर से ठीक करवाती हूँ, तब तक लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है लखनऊ व्यापार मंडल के। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? हर चीज पर पाबंदी लग जाती है, तमाम लोगों के लिए गाइडलाइंस होती है, व्यापारियों को भी एक फेहरिस्त पकड़ा दी जाती है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन राजनेताओं के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती। राजनेता खुलेआम मैदान में बड़ी संख्या के बीच, तमाम लोगों के बीच जबरदस्त भीड़ एकत्रित करते हुए चुनावी रैलियां कर सकते हैं, उनके लिए सब माफ है, क्या कहेंगे? पहले तो आपको एक वर्ष पहले ले जाना चाहूंगा कि एक वर्ष पहले जो कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में आया और भारत में भी इसका आगाज हुआ, हाँ। और भारत सरकार ने जो भी अपनी गाइडलाइन और जो भी अपनी परिस्थितियां जनता के सामने रखी, जनता ने उसका पूरी तरीके से पालन किया। 2 महीने का लॉकडाउन टाइम था, जनता घरों में कैद रही, जो भी सरकार ने नियम बनाए, जो भी सरकार ने गाइडलाइन दी, जनता ने उसका पूरा पालन किया। लेकिन मैं इस विषय पे जो आज हम जिस भारी संक्रमण से गुजर रहे हैं, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ, आंकड़े आपके पास भी है, सरकार के पास भी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार बिल्कुल निर्द्वंद होकर लापरवाही करते हुए चुनावी मोड में आई, पहले बिहार, फिर बंगाल, फिर मतलब लगातार चुनावों में है, उसने इस विषय पे, संक्रमण के विषय पे कोई काम नहीं किया। पूरे विश्व में संक्रमण था, बाकी के देशों की स्थितियां देखिए तो दूसरे देशों में भी दूसरी लहर आई, लेकिन वहां पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन आज हम भुगत रहे हैं उसी नाकामी का, उसी लापरवाही का, उसी सरकार के बदइंतजामी का। लोग मर रहे हैं सड़कों पे। मैं लखनऊ की स्थिति के बारे में बताऊं कि पिछली बार इतना असर नहीं हुआ। हाँ। आज सरकार का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, सरकार उसमें मशगूल है। हाँ। सरकार बंगाल में मशगूल है, सरकार असम में मशगूल है। इन्हीं सारी स्थितियों को देखते हुए व्यापारी इतना घबरा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। हाँ। हम लोगों ने अपने बहुत सारे अजीजों को, मित्रों को खोया है। हाँ। लखनऊ व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संगठनों ने मिलकर के लखनऊ में इस भयावहता को देखते हुए इस हफ्ते, पिछले बृहस्पतिवार से लेकर के इतवार तक का स्वतः लॉकडाउन की घोषणा की है। वो दर्शाता है कि हाँ। सरकार नहीं चेत रही है, व्यापारी आगे आकर के हाँ। स्वतः घरों में बंद होना चाह रहा है। हाँ। ये एक बहुत विषम स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है, और सरकार आज भी आंकड़े छिपा रही है। इसमें हम और किसी का दोष नहीं देते। सरकार ने जो भी गाइडलाइन पालन करने के लिए बोला, जनता से वो किया। सरकार की नाकामी है, सरकार ने मेडिकल स्थितियों में बहुत अच्छे से काम नहीं किया। लेकिन सुनील कौशिक जी, यहाँ तो सरकार ये कह रही है कि भाई लोगों ने लापरवाही बरती, हम तो तमाम इंतजामों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो फिर क्या किया जाए? और एक और बात का जरा आंकलन करके बताइएगा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? पिछली दफा जब लॉकडाउन लगा, बीमारी नहीं थी, तैयारियां नहीं थी, लेकिन अब ये जो दूसरी लहर सामने आई है, लॉकडाउन 2.0 की अगर हम बात करें, आखिरकार सरकार ने फिर पिछले 1 साल के दौरान ऐसा क्या किया? क्यों नहीं तैयारियां इस बार इतनी पुख्ता हो पाई? क्यों आखिरकार दोबारा से लौटकर लॉकडाउन के विकल्प पर ही आकर सरकार के सारे अरेंजमेंट्स फेल हो गए? अंतिम विकल्प यही बच गया, बताएं। मेरे को शिल्पा, बिल्कुल ये सही बात है कि वैक्सीन आने के बाद हमारे देश के लोग लापरवाह हो गए। जो गाइडलाइन सरकार ने तय की, उस गाइडलाइन को न मानते हुए आपने देखा होगा, चौराहे पे देखो, बस पे, ट्रेन में, कहीं भी गली मोहल्ले में देखिए, सारा कुछ वैसे ही था जैसे पहले था। लेकिन पहले की अपेक्षा जो सरकार ने तैयारियां इस बार की हैं, हाँ। मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ। जिस अच्छे तरीके से सरकारों ने पहले तैयारियां की थी, उस हिसाब से अब बिल्कुल तैयारियां नहीं हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हैं। अब किस तरीके से सरकारें पेच कसेंगी, ये सरकारों को निर्णय करना है। लखनऊ के यदि मामले हम देखें, अपने प्रदेश के मामले भी हम देखें, वो आपने 5 राज्यों में जहाँ चुनाव था वहाँ तो दिखाया ही आपने, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 2 पर है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है। जहाँ के मुख्यमंत्री भी
पॉजिटिव हो गए निकल गए, हैं, हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यालय देखा जाए तो मतलब 50% कार्यालय पॉजिटिव है इस समय मुख्यमंत्री जी का। तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे चरमरा गई। आप बताइए, एक आईएएस एसोसिएशन का अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी जी जो कोरोना पॉजिटिव हुए, एम्बुलेंस उनके घर पर 4 घंटे बाद पहुंची और यहाँ आम जनता का क्या हाल होता यहाँ के कानून मंत्री ने सीएमओ से वार्ता करने के बावजूद 4 घंटे में एम्बुलेंस पहुंचती है और पीजीआई लखनऊ में एडमिट होने के लिए उनको गेट पर 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। 4 बजे जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है आपकी। उन्होंने अपना सारा परिचय भी दिया। उसके बावजूद भी रात को 9 बजे उनकी एंट्री हो पाई। तो आम जनता का या हम जैसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही होगी हम कह नहीं सकते हैं। तब वहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे यहाँ पॉजिटिव हुए हैं, कानून मंत्री पहले हो चुके हैं, मंत्रिमंडल में लगभग मैं लगता हूँ 20% उत्तर प्रदेश के पॉजिटिव हैं मंत्री। तो ऐसी कौन सी अव्यवस्थाएं हो गई? क्या सरकार चुनाव में लग गई? क्या हमारे मुख्यमंत्री जो जिस समय पिछली बार जो कोरोना फैला उसको बड़ा अच्छे से नियंत्रण किया और तमाम जगह उनकी तारीफ भी हुई उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था थी, क्या मुख्यमंत्री इन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में लग गए? क्या यहाँ का मंत्रिमंडल उन चुनावों में जाके लग गया? क्या यहाँ के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता वरिष्ठ थे जो नजरें रखे हुए थे कैसे उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगले 2022 में विधानसभा चुनाव में जवाबदेही सरकार की बनेगी, क्या वो सारे लोग उन 5 राज्यों में चले गए जहां चुनाव थे? ये सारा सोचने का विषय और समीक्षा करने का विषय है कि निश्चित तौर से सरकार में और संगठन में कहीं ऐसी रही है जहां उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे आ गया। जवाब दूसरा जिन राज्यों में महाराष्ट्र की बात करो और दिल्ली की बात करो, मैं फिर इस दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार माने या न माने, कि जो बिहार में इलेक्शन हुआ और बिहार के इलेक्शन के बाद जो मजदूर और कर्मचारी महाराष्ट्र और दिल्ली लौटे, कोरोना 100% उनसे फैला। ये मैं अपनी समीक्षा कह रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं इस बात का। और ये समीक्षा सरकार की तरफ से होगी तो निकल के आएगी। और जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं उनके बाद जो लोग लौटेंगे, जहां जहां वो प्राइवेट संस्थानों में नौकरियां कर रहे हैं, जहां जिन राज्यों से वो आए होंगे, निश्चित तौर से इस देश में भावी स्थिति होगी, संक्रमण वहां भी पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा। और सरकारों की अब जिम्मेदारी बनती है कि कितना सख्ती से सख्ती कार्रवाई। ये नहीं है कि आप रोड पर खड़े होकर चालान काट रहे हैं। यदि किसी गरीब व्यक्ति का चालान काट रहे हैं, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी बचाने की व्यवस्था नहीं है, आप चालान 2-2, 4-4 हजार का काट करके, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, समझाएंगे, ठीक से करेंगे। यदि मास्क उसके पास नहीं है, मास्क ला करके आप दे देंगे, मास्क की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। यदि आप 20 रुपए का 30 रुपए का पुलिस मास्क दे देगी, भैया इसको लगाना है, एक फूल भी दे देगी साथ में, तो 2000 वसूलने की आवश्यकता नहीं है। आप शर्मिंदा कर सकते हैं उसको, लेकिन शर्मिंदा करने के तमाम ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन यदि आप जबरदस्ती डंडे के बल पर उनसे चालान वसूलेंगे तो मुझे लगता है इससे कोरोना रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। रमाकांत मिश्रा जी, निश्चित तौर पर देखिए, मैं जिस तरह से नया स्ट्रेन आया है, चिंता का विषय है, निश्चित तौर पर है। और हर एक जो भी राज्य है, चाहे लेकिन 1 साल का समय आप लोगों को मिला था, इस बार तो तैयारी डबल स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं विश्लेषण कर रहा हूं। चरमरा क्यों गई सारी की सारी व्यवस्था? मुझे 10 सेकंड दीजिए। अब देखिए, पिछले बार जो कोविड का जो लहर आया था उसमें आपने देखा होगा, और खास करके अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, निश्चित तौर पर आप देखिएगा, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल में 50 डॉक्टर आपको इन्फेक्टेड पाए गए, गंगाराम हॉस्पिटल 37 डॉक्टर इन्फेक्टेड पाए गए। क्या पिछली बार का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो कितने हेल्थ वर्कर ऐसे थे, कितने ऐसे डॉक्टर थे जो इन्फेक्टेड थे? तो जिस तरह से नया स्ट्रेन आया है और इसको पूरी तरह से इसको एक नई स्ट्रेटजी के रूप में, जैसे मैं 5 स्ट्रेटजी 5-फोल्ड स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूंगा। लेकिन नया स्ट्रेन ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही थोड़ी ना आया है, बाकी देशों में भी तो आया है। जब आप बाकी देशों का उदाहरण देते हैं आंकड़ों के लिहाज से, तो यहाँ पर भी दीजिए ना, वहां उन लोगों ने कैसे कंट्रोल कर लिया, उनकी तैयारी हम लोगों से आगे कैसे निकल गई? मैं बाकी कंट्री का मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं अमेरिका का कहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भारत में रहता हूं और भारत की बात कहूंगा। मैं सबसे पहले 5-फोल्ड स्ट्रेटजी की जहां तक बात है, जिसमें टेस्ट की बात थी, ट्रेस की बात थी, ट्रीट की बात थी, पब्लिक कंप्लायंस की बात थी और वैक्सीन की बात थी। ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये जो 5-फोल्ड स्ट्रेटजी है, इसको इस तरह से अभी सरकार इसके ऊपर में काम कर रही है। देखा होगा आपने पीछे बार जिस तरह से टेस्ट किए गए थे, जिस तरह से ट्रेस आउट किया गया था, जिस तरह से पब्लिक कंप्लायंस किए गए थे, वो इस बार नए स्ट्रेन में कुछ नहीं हुआ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो केंद्र सरकार ठीक है उसको फॉलो अप करेगी, लेकिन राज्य सरकार को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी, मैं किसी को फेल्योर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से ये महामारी आ रही है, आज मैं भी हो सकता हूं इन्फेक्टेड, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है एक अस्पताल के बाहर
अपने बीमार पिता को लेकर कोई खड़ा हुआ हो, अंदर इस इंतजार में बैठा हुआ हो कि कोई अंदर किसी की जान जाएगी तब बेड खाली होगा, तब उसके पिता अंदर एडमिट हो पाएंगे। निश्चित, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं खुद ही तमाम बातों संवेदनशील, से क्या तसल्ली खाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो कि सचमुच में एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जिस तरह से अगर हमने फाइट करना है इसके अगेंस्ट में, क्योंकि देखिए पीछे वाला जो स्ट्रेन था वो और इसके नए वर्तमान जो स्ट्रेन है, इसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस आपको नजर आएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोगों ने पीछे कंप्लायंस हम लोगों ने मेंटेन किया, उस मेंटेन को हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही जीरो लेवल पर लेकर के चले आए, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे किसी का भी हो, सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतनी लापरवाही हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए जिस तरह से। तो क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, मैं जनता तो यही सवाल पूछती है ना कि सारी गाइडलाइंस क्या उन्हीं के लिए होती है? अब देखिए, राजनेताओं को गाइडलाइंस का पालन नहीं करना होता? देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए जैसे आप चुनाव की आप बात कर रहे हैं, हाँ। निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूं आप चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव की बात जो है सो संवैधानिक तरीके से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उनको कराना है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से गाइडलाइन उन्होंने इश्यू किए हुए हैं। अगर कोई नहीं मानता है उस चीज को किस तरह से फॉलो करवाया जाए, उसको किस तरह से मेंटेन करवाया जाए। चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन बताएं मिश्रा जी, एक या सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। कौन सी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ है? मैं वही चीज, चुनाव आयोग ने क्यों कार्रवाई नहीं की? मैं सुनील जी, मैं वही चीज कहना चाहूंगा, कह रहा हूं मैं, जो कि ये चीज होना चाहिए। और इलेक्शन प्रधानमंत्री को दोषी मानते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को दोषी मानते हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी को दोषी मैं मान ही नहीं रहा हूं। संदेश मिश्रा जी हमेशा ऊपर से जाता है लेकिन नीचे से जाता है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी अपीलें जनता से की, इस देश की जनता ने बड़ा प्यार से और सिर झुका के मानी। क्या प्रधानमंत्री इन चुनावों में वो संदेश दे सकते थे? चाहे आपके पार्टी के सारे नेता चुनाव में लगे रहते, लेकिन प्रधानमंत्री को एक संदेश देने का प्रयास इन चुनावों में करना चाहिए था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री की रैली में जितनी भीड़ हुई, किसी नेता की रैली में भीड़ नहीं हुई। सबसे ज्यादा धज्जियां दौड़ी हैं वहां तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे में स्थिति को बदला जा सकता था। चलिए ठीक है, हमारे साथ संजय गुप्ता कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? चुनावी रैलियों में जमकर भीड़ एकत्रित की जाती है, हार जीत के लिए तमाम साम दाम दंड भेद तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन कोरोना पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा। कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है और आंकड़े अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि देखने में भी डर लगता है। देखिए, सुनील कौशिक जी को मैं भी सुन रहा था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। और देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि समझना पड़ेगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा इस समय पर चुनाव करवाने के लिए शेड्यूल तय किया, 8 चरणों में मतदान बंगाल में तय किया, 5 राज्यों में किया। उसके अलावा जो चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, उनकी जिम्मेवारी होती है चुनाव को कंडक्ट कराना। और उसके अंदर उन्होंने जो कोरोना के नियम पूरे देश में तय किए थे, उनका किसी का पालन नहीं किया, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। और देखिए किस तरह के आप देखिए प्रवचन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर आपको सुना रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवचन सुना रहे हैं, मगर अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। तो जो पूरे देश के अंदर गाइडलाइंस जारी की थी, प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि 2 गज की जरूरी है, बहुत जरूरी, और उन्होंने कहा था कि मास्क है बहुत जरूरी। तो क्या रैली के अंदर जाकर के इन सारी बातों को भूल जाते हैं? क्या इसकी जरूरत नहीं रहती है? और आप देखिए किस तरह से मजबूरी होती है कि जब आपने चुनाव घोषित कर दिया है, जब वहाँ पे आपने लोगों के बीच में जाने के लिए तय कर ही दिया है, तो वहाँ पे उम्मीदवारों को किस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ती है, ये आपने देखा है। बिल्कुल। तो मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं सरकार से प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि चुनी हुई सरकारों की जिम्मेवारी है। और जो सुनील कौशिक जी ने कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जरूर हमें ये कहना चाहिए कि उनको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव तो होता ही रहेंगे, सारी जिंदगी भर चुनाव होने, हर 2 साल में 1 साल में कोई ना कोई चुनाव होता है। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस चुनाव के अंदर हम कोरोना के मापदंड तोड़ दें, ये ठीक नहीं है और ये सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, जितेंद्र सिंह चौहान, बार बार इसलिए तो ये सवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि रैलियां जरूरी है या फिर लोगों की जिंदगी? कि देखिए, सरकार एक गार्जियन की तरीके होती है, जैसे घर चलता है गार्जियन से चलता है। और भाजपा का नारा है डबल इंजन की सरकार। तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, और
मैं फिर पिछले वर्ष की बात करूंगा, भारत सरकार ने जैसे जैसे जो गाइडलाइन जारी की वो जनता मानती गई। आपने थाली बजवाया, आपने जो भी पिटवाया, जनता ने आप प्रधानमंत्री को सर्वोपरि रखा। और ढील छूट चुनावी रैलियां इकट्ठा करना, ये भारत सरकार की तरफ से ही हुआ है। ठीक है। बिहार के चुनाव में जो भीड़ देखी, उसके बाद जो सतत चुनाव जो चल रहे हैं उनकी भीड़ देख करके आप जनता को दोष दे करके आप कतई नहीं बच सकते हैं। हाँ। गलतियां आपने की हैं और ये पूरा वर्ष मिला है। और जैसे एक हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो भी सम्मानित महोदय कह रहे थे कि हमने विदेश का नहीं देखा, हकीकत ये है कि ये स्ट्रेन भी विदेश से आया है और तैयारियां भी विदेशों में दूसरा स्ट्रेन भी आया है और उन्होंने जो तैयारियां की हैं और जो आपने तैयारियां की हैं वो दोनों सामने हैं। तो आप इस चीज से भी नहीं बच सकते हैं कि आपको अवसर नहीं मिला, आपको पूरे एक वर्ष का अवसर मिला और इस एक वर्ष में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते थे। आज आप देखिए, लेकिन इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई है और इसीलिए आंकड़े इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ऐसे में तो ये पूरी परिस्थिति देखने के बाद, ये सारे आंकड़े देखने के बाद एक ही बात जहन में आ रही है, वो ये कि कोरोना फैल नहीं रहा है, हम लोग खुद कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और फैलो। चुनावी रैलियां जबरदस्त तरीके से हो रही है लेकिन लगाम कुछ नहीं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है लेकिन चुनावी रैलियों पर लगाम नहीं लग पा रही है और आज इसी मसले पर हम लगातार कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। पैनल के पास एक बार फिर से जाते हुए मिश्रा जी, सीधा बहुत सीधा सा सवाल है, आखिरकार जो भी सिचुएशन इस समय क्रिएट हुई, आप लोग कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन है, बहुत भयंकर स्ट्रेन है, नहीं जानना चाहते लोग इस बारे में, बस ये जानना चाहते हैं कि आप इस संक्रमण की तेजी से बढ़ती हुई दर पर लगाम कैसे लगाएंगे। चुनावी रैलियों में भीड़ एकत्रित होनी कब बंद होगी? चुनावी रैलियां बंद करेंगे या नहीं करेंगे? 4 चरणों के चुनाव अभी बंगाल में बाकी है, क्या इन 4 चरणों में कोई संदेश देने की कोशिश करेंगे? देखिए ऐसा है शिल्पा जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कि इलेक्शन कमीशन का 16 अप्रैल को मीटिंग है और निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन कुछ न कुछ इसके ऊपर में बहुत ही संजीदे तरीके से इसके ऊपर में निर्णय लेंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की बात है, तो उन्होंने 10 डिफरेंट एम्पावर्ड जो है ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, खासकर इस स्टैंड को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप 10 सेकंड दें तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। एक तो मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, एक है रेगुलर सप्लाई ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, एक है एनफ हॉस्पिटल्स एंड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, और इसी तरह से नो शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मेडिसिन्स, प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेटिंग किस तरह से हो वो उसके लिए, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर मेजर्स के लिए, फिर उसके बाद है जो कि ये जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से अवेयरनेस के लिए किस तरह से इसको क्रिएट किया जाए, जो कि लोगों में जागरूकता हो और वैक्सीन के लेकर के वो ज़्यादा ही संवेदनशील हो, और जो भी अभी 45 साल से अबव के जो भी व्यक्ति हैं वो जाकर के वैक्सीन सेंटर पर जाकर के वो वैक्सीन लगाएं। ये सबसे बड़ी बात है, ये जागरूकता होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कर ही रही है। जैसे अभी आपने, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे 45 साल से अबव का वैक्सीनेशन के लिए अभी जो भी इस स्कीम के अंदर में कोई एफडी अगर करना चाहेगा तो 0.25% आप देखेंगे उसका ब्याज। साल भर से हो क्या रहा है? जागरूकता ही तो हो रही है। देखिए अगर अभी नहीं हो पाई है तो फिर किसका फेलियर है? जागरूकता निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन जब यूपी के एक शमशान घाट में इतनी सारी चिताएं एक दिन में जली, क्या वो तस्वीरें आपने देखी है? कई कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई है, बची ही नहीं है। क्या वो खबर आपने सुनी है? फिर भी आप बोल रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हर एक कंट्री मैं कह रहा हूं जो कि हर एक कंट्री इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, वैक्सीनेशन को इंप्रूव करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और भारत भी इसमें कोई पीछे नहीं है। अभी आपने देखा जो कि 11 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। देखिए हमारी जो कैपेसिटी है, अभी कह रहे थे जो कि वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, 8 अप्रैल का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, 24 मिलियन स्टॉक में है, 19 मिलियन पाइपलाइन में है, और हमारी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग का 3.5 मिलियन कैपेसिटी है पर डे का। अब एक चीज बताइए, ये जो मोमेंटम है इसको अगर कैरी ऑन अगर करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर 31 जुलाई तक 600 मिलियन ऐसे हमारे पास हो जाएंगे जो हमारे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। 40%
जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो निश्चित तौर पर वैक्सीनेट हो जाएगी और इससे हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने की पूरी कोशिश लेकिन करेंगे। वैक्सीनेशन की 2-2 डोजेस लेने के बावजूद जो लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, ऐसे में तो आप लोगों को क्या पहले उस पर फोकस नहीं करना चाहिए? उसके एवरेज कम है, को रोका जाए, शिल्पा जी, ऐसा है, थामा जाए, वहां पर लगाम लगाई जाए। उसके एवरेज कम है, उसकी वो जो कह रहे हैं आप, उस चीज को जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, हाँ। उसकी एवरेज कम है। रैदर दान अभी अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है और जिस तरह से नए स्ट्रेन के ऊपर में इस तरह का, जिस तरह से पूरा ही परिदृश्य जो ग्राफ आया है, हाँ। कोई भी स्टेट का उठा करके सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, अब पिछले 24 घंटे के अंदर में दिल्ली में 17,000 केसेस है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, प्रोफेसर सुनील कौशिक। मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सारा डाटा बता दिया और आपको ये भी बताना चाहिए था इस देश की जनता को कि एक दिन में लगभग 34 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। आज की डेट में हम 26 लाख पे आगे टिक गए। यदि आपके 8 लाख वैक्सीन कम लग रही हैं तो उसका कारण क्या है? वैक्सीन हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बीजेपी ये कहती है, राजनीतिक रूप से कहती है कि साहब देश में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ, सब बेकार था। आप पिछले 7 साल से सत्ता में हैं, 7वीं साल चल रही है और कोरोना के पूरे देश में लगभग 15 लाख एक्टिव केस हैं। बहुत ज़्यादा की संख्या में नहीं है, एक्टिव केस की बात कर रहा हूँ, 15 लाख हैं। 15 लाख केसों को आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं। 15 लाख लोगों का हॉस्पिटल भर गए आपके पास, सीटें नहीं है, बेड नहीं है आपके पास 15 लाख लोगों के लिए। 130-35 करोड़ की आप बात करते हैं, यदि हम परसेंटेज की बात भी कराएं तो 1% भी लोग नहीं है ये, और आप 15 लाख, बिल्कुल 15 लाख लोगों को। एक साल में आप लोगों ने किया क्या? सबक क्यों नहीं लिया? क्यों अपनी तैयारियां उस लेवल पर नहीं की इस बार? सुनील जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और इस चीज को, जैसे अभी अगर आपने देखा होगा दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा है जो कि 5,000 बेड अभी भी वैकेंट है। अब मुझे बताइए, या तो अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं या फिर ये उनका डाटा झूठ बोल रहा है। वो अभी कह रहे हैं जो कि 5,000 हमारे बेड खाली हैं, फिर कहाँ कह रहे हैं जो कि जब राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है जो हमारे पास बेड खाली है, हमारे पास वेंटिलेटर है, पूरी तरह से मौजूद है, हमारे पास ऑक्सीजन की स्टॉक है, सब कुछ है, फिर इसका मतलब या तो आंकड़ा वो झूठ दे रही है या केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, वो झूठ बोल रहे हैं। तो उसकी समीक्षा आपकी तरफ से आनी चाहिए थी। आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये देश के सामने रखना चाहिए था। हमने आवाज उठाया है। कहाँ उठाया? हमने आवाज उठाया है। मैं बता रहा हूँ ना, कल एक डेली पेपर में खबर छपी, शिल्पा मैं बता रहा हूँ, पूरे हर हॉस्पिटल में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें खाली हैं। मुझे लगता है कि आपके दिल्ली में, मुझे लगता है 500 सीट भी खाली नहीं होंगी बेड। तो इसका अखबार ने छापा, आप छोड़िए उनको मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से, लेकिन या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोलना, अब ये झूठ के शिल्पा, ये झूठ के साए में जनता मर जाए। उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ता है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, कहीं और चले जाइए। अगर दिल्ली में 5,000 बेड हैं और 17,000 स्ट्रेन आ रहे, 17,000 केसेस आ रहे हैं, और वो भी अगर इमरजेंसी में अगर देखा जाए तो 5,000 बेड एनफ है। अगर या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अरे हम क्या जनता को इससे, क्या लेना देना इसको? आपके पास आते हुए, इस सियासी लड़ाई में आम जनता क्यों पिसे? आंकड़े दिखा दिए जाते हैं एप्लीकेशन के जरिए, मीडिया को दिखाने के लिए, देश की जनता को बता दिया जाता है इतने बेड्स अवेलेबल है, इतने नहीं है, और उसके बाद जब अस्पताल में पहुंचा जाता है, जो सिचुएशन फेस की जाती है, वहां पर आंकड़े कुछ और कहते हैं, वहां पर हकीकत कुछ और होती है। आखिरकार जनता क्यों पिसे और कब तक पिसे? बहुत अच्छा कंसर्न आपका है शिल्पा जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और बहुत आपने सार्थक सवाल पूछा है। और देखिए, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, आज उनको इस बात से जवाब देना पड़ेगा, ना कि उपदेश। हमारे रमाकांत जी बहुत अच्छी तरीके से उपदेश देने के अंदर, जब कोई समस्या आती है उपदेश देना शुरू करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, जिसको लोगों ने चुना है, अपना समर्थन दिया है, क्या उसकी कोई नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? पहला प्रश्न हमने उठाया था रैलियों के विषय पे, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं अस्पताल या कोरोना के अंदर जो मैनेजमेंट की बात है। तीसरी बात हम कर लें कि जो अवेलेबल डोजेज हैं उनको लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? बताइए, विपक्षी पार्टियों की है क्या, या कौन करेगा? जनता में से लोग उठ करके अपने आप जाकर के वैक्सीन लगा लेंगे? ये सरकारी एजेंसीज का काम है। और बात अभी को करने से दिल्ली की मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ मुख्यमंत्री का अस्तित्व या मुख्यमंत्री के डिसीजन बहुत लिमिटेड चलते हैं। यहाँ सरकार चलाती है केंद्र सरकार, जिस पे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो रमाकांत जी, आप पढ़ के आया कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से अस्पताल है, एम्स है, LNJP है,
यहाँ पर RML है, वो सारे हॉस्पिटल को सफदरजंग को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, आपकी बराबर की जिम्मेवारी है, आपकी डिस्पेंसरीज है, मगर जो काम हो जाना चाहिए था वो देश में माफ करना नहीं हो पा रहा है। कहाँ से और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जिम्मेवारी किसकी है? नहीं, ये डिस्पेंसरी कौन चला रहा है? नहीं, आप बताइए ना, चला रही है क्या? आपकी तारीफ करें, डिस्पेंसरी कौन चला रही है? मोहल्ला क्लिनिक कौन चला रहा है? संजय जी, पढ़ करके आइए, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है, उसको पढ़ करके आइए आप। संजय जी, लैक ऑफ नॉलेज है आपको लैक ऑफ नॉलेज है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हर एक चीज में राजनीति करने लगते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये आपके साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ये तक आपको पता नहीं है। पहले उसका अध्ययन करके आइए। आपके पहले मोहल्ला क्लिनिक कौन चलाता है? आप चुनाव बोर्ड डिस्पेंसरी कौन चलाता है? जीतने में लगे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं संजय जी? को हैंडल नहीं कर रहे हैं। आपके लैक ऑफ नॉलेज है। पहले आप पढ़ करके आइए, अध्ययन करके आइए, फिर आप मेरे से बात करिए। आपके लैक ऑफ नॉलेज है। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है दिल्ली में और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है, इसको पढ़ करके आइए। डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक क्या केंद्र सरकार चलाती है? जो जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी निभाई जाती तो क्या आज हम ये सवाल आप लोगों से करते? ठीक है, महाराष्ट्र में क्या पोजीशन है आपका? वहां पर तो केंद्र का कोई दखल नहीं है, लेकिन क्या पोजीशन है? सबसे ज्यादा अगर टॉप पर अगर कोई है तो अभी आप महाराष्ट्र में है। बताइए ना, आप महाराष्ट्र सरकार की बात करना चाहते हैं? रमाकांत जी, लेकिन एक सेकंड, अब आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का आप लोगों की राजनीति के चलते अपने राज्य की बात आती है तो आप कह देते हैं कि ये कोरोना स्ट्रेन इतना भयानक है तो क्या कर ले? आप सही से ब्रीफ नहीं सारी कर पा रहे तैयारी तो हम लोग कर हैं। रहे हैं आप जो सब पढ़ करके आना चाहिए। रमाकांत जी झूठ बोल रहे अरे हैं। जितेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, ठीक है रमाकांत जी, रमाकांत जी मुद्दे पर आते हैं सर। जिम्मेदारी पर मसला, जिम्मेदारी का मसला नहीं है सर। यहाँ पर सर, यहाँ पर बात है एक दूसरे के सहयोग के साथ कैसे कोरोना से लड़ा जाए, कैसे जंग को जीता जाए। अगर आप जिम्मेदारी की इस बहस में उलझे रहेंगे तो फिर गणतंत्र का काम कैसे करेंगे? ठीक है सर, जितेंद्र सिंह चौहान, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। यही होता आया है साल भर से और अभी चाहिए। यही होता आ रहा है। क्या ऐसे हम लड़ेंगे जंग? क्या ऐसे कोरोना को हम हराएंगे? पता ही नहीं है जो केंद्र की क्या जिम्मेदारी है और राज्य की क्या जिम्मेदारी है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक क्या केंद्र चलाता है? पड़ रहा है कि आज इस पीड़ा की स्थिति में भी ये कुत्ते बिल्ली की तरह आप लड़ाई कर रहे हैं, आंकड़े पेश कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से हूँ। केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और आज लखनऊ की स्थिति ये है कि आज आप कोविड से अगर पीड़ित हैं तो आपकी जांच नहीं हो पा रही है, इलाज तो बहुत दूर की कौड़ी है। हाँ। भाई साहब, हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नहीं है, आज मरीज परेशान है, इनकी हेल्पलाइन फेल है, सीएमओ का फोन नहीं उठता है। देखिए, ये बहुत संकट का समय है, आंकड़ों की बाजीगरी न करिए। पूरा बहुत वक्त जनता ने दिया है, ये कष्ट का समय है। जो भी गलतियां हैं उनको सुधारिए तत्काल। जो भी जनता को इस पीड़ा से निजात दिला सकते हैं उन तैयारियों की तरफ लगिए। स्वीकारिए कि आपसे गलती हुई है। ये पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हाँ। कोरोना पूरे केरल में, बंगाल में चुनाव चल रहा है। जो भी वहां से महाराष्ट्र से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इन पंचायत चुनाव के बाद में जो प्रसाद देंगे वो लोग इस कोरोना का, उसकी कितनी भयावह स्थिति होगी। हाँ। आप इसकी भी तैयारी कर लीजिए। हाँ। अभी तो जैसे कि अभी एक अपने साथी ने कहा कि अभी आपके पास मात्र 15 लाख पीड़ित लोग हैं, उनको पूरे देश में आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी जो इस चुनाव के बाद के जो परिणाम आने उनकी तैयारी कर लीजिए। जनता आपसे जवाब जरूर मांगेगी, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं। ये कर्म करने का समय है। जनता को अब और इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना ही होगा डॉक्टर सुनील कौशिक, क्योंकि एक चुनावी रैली में जितना कई दिनों में कहीं किसी स्थान पर लोग एकत्रित होंगे वो एक दिन में हो जाता है, मात्र कुछ घंटों में हो जाता है। ऐसे में क्या चुनावी रैली अभी वर्चुअल माध्यम से नहीं हो सकती है? क्या इस तरफ अब ध्यान देने की आवश्यकता है? कोरोना के अगर इस संक्रमण को हम यहीं पर रोकना चाहते हैं? बिल्कुल हो सकती थी, और ये शिल्पा मानना पड़ेगा। जब दूसरे तमाम लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम हो सकता है तो राजनेताओं की चुनावी रैलियों के लिए नहीं। इन 5 राज्यों और बिहार के चुनाव से पहले जनता ने बड़ा संयम होकर के सारे नियमों का पालन किया, लेकिन बिहार का जब इलेक्शन हुआ, हाँ। बिहार के इलेक्शन के बाद जो रैलियां हुई, हाँ। जनता में इस बात की चर्चाएं थी कि हम ही लोगों से कोरोना फैलेगा क्या, बिहार में कोरोना नहीं फैल रहा है। ये जब मानसिकता आ जाए अंदर से, और वो भी ऐसे वर्ग के पास जो बिना पढ़ा लिखा है,
जो मध्यम से थोड़ा सा कमजोर है, मजदूर टाइप का है, तो उसको संभालना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और उसके बाद फिर 5 राज्यों के चुनाव में जो सारा देखा, सारे चैनल्स पे लोग देखते हैं, हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, वो सब लोग चर्चा में करते हैं। और इस बात की चर्चा है कि हम जैसे किसी व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने बड़ा हंस के हम लोगों को जवाब दिया कि वहां तो लाखों रैली में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हम 4 लोग इकट्ठे से कोरोना फैल जाएगा? क्या कोरोना पश्चिम बंगाल में, असम में और पांडिचेरी में नहीं होगा? हाँ। तो अब ऐसे जवाब जनता से मिलने लगे। हाँ। तो मुझे लगता है समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ। और दूसरी बात, जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो चुनाव हो चुके हैं, मैं कह रहा हूं ऊपर से टॉप लेवल से संदेश दिया जाता है। और आपने देखा होगा अभी कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री के घर पर जब एक पार्टी थी तो वहां केवल 10 की व्यवस्था थी और 13 लोग वहां पाए गए, तो पुलिस ने चालान किया है। यार ऐसा संदेश मुझे लगता है कि 2-4 एग्जाम्पल हमारे देश में मुख्यमंत्री लेवल से या केंद्रीय मंत्री के हिसाब से जाते तो मुझे लगता है संदेश बहुत अच्छा जनता में जाता। लेकिन जो नियमावली, जो भी कोरोना को लेकर के गाइडलाइन तैयार हुई, ऊपर से सारे, मैं कह रहा हूं सारे पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल इसमें छिपा नहीं है, सारे राजनेताओं ने धज्जियां उड़ाई नियमों की। हाँ। और सारे लोग चुनावों में लग गए। हाँ। यहां से सारी व्यवस्थाएं हट गई। तो जिस तरीके से, जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, हाँ। तब हम इस देश को बड़े अच्छे से संभाल लिया। हाँ। और तमाम विदेशों में इस बात की चर्चाएं भी रही कि हाँ, हमने बहुत अच्छे स्तर से इसको संभाला है। हाँ। लेकिन निश्चित तौर से चुनावों के आने के बाद जो नेताओं की तरफ से संदेश जाना चाहिए था, हाँ। वो संदेश नहीं गया। सारी व्यवस्थाएं चुनावी रैलियों ने बिल्कुल पूरे सारे की किराए पर पानी फेरने का काम किया। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, जवाब तो आपको देना ही होगा। देखिए, परिस्थिति तो बिल्कुल संवेदनशील तरीके से इसके ऊपर में डिस्कस होना चाहिए। ये तेरा कोरोना और मेरा कोरोना वाली बात ही नहीं है। किसकी क्या जिम्मेदारी है? नहीं आया। देखिए, पीएम मोदी की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह बिना मास्क के वहां पर नजर आते हैं, तमाम बड़े-बड़े नेता बिना मास्क के, मंत्री बिना मास्क के नजर आते हैं। तो फिर आप लोग किस मुंह से फिर आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए? क्या जनता आपसे पलट के सवाल नहीं करेगी कि आपकी रैलियों में भी जरा नजर घुमा कर देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है? जब भी प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अपने मंच से उन्होंने बिल्कुल कहा है जो कि आप जरूर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो कोरोना का गाइडलाइन है बिल्कुल करें, उसका अनुपालन करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन का जिनका जो जिम्मेदारी है उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनको देखना चाहिए जो कहाँ पर क्या पालन हो रहा है, नहीं पालन हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसे 16 अप्रैल को अभी उनका बैठक होना है, सब कुछ दूसरे लोग ही देख ले, दूसरी संस्थाएं ही देख ले, आप लोगों की अपनी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जिस तरह से आपने शुरुआती तौर पर कहा था, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है क्योंकि लोग व्यक्तिगत तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं, तो ये बात तो आप पर भी इम्प्लीमेंट होती है। निश्चित सबकी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है। ये मैंने पहले ही बोला है जो कि ये तेरा कोरोना और मेरा कोरोना वाली बात ही नहीं है। ये संजय जी कह रहे हैं ना, ये मेरा कोरोना है और ये आपका कोरोना है, तो इस तरह से काम नहीं चलता है। इसलिए इस चीज को ध्यान देने की बात है और संवेदनशील मुद्दा है, इसके ऊपर में हम भी संवेदनशील हों, इसको देखना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि देश आज संक्रमण के जिस मुहाने पर आन खड़ा हुआ है, आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मैं रणनीति है भी या नहीं या भगवान भरोसे फिलहाल छोड़ दिया? नहीं, मैं आपको पहले ही 5 फोल्ड स्ट्रेटजी के बारे में बताया था जिस तरह से। तो सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन, अगर हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है अगर, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले हम वैक्सीनेट हों। और जो जागरूकता है, जो कि वैक्सीन के प्रति जो विश्वास है, जैसे कांग्रेस ने पहले ही सवाल उठा दिया था, ये चीज नहीं होना चाहिए। वैक्सीन लेकर के अपनी इम्यूनिटी या जो भी इसके फायदे हैं उसको जरूर अचीव करें, उसको जरूर अचीव करें। और व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को जागरूक करें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। ऐसे में संजय गुप्ता जी, आपका फाइनल कमेंट, विपक्ष कैसे इसमें अपनी भूमिका निभाएगा, कैसे आप लोग सहयोग करेंगे? क्योंकि ये बात तो आप स्वीकार करेंगे कि कोरोना से अगर हमें जंग को जीतना है तो हमें सहयोग करना होगा, राजनीति को साइडलाइन करके एक दूसरे का साथ देना होगा। शिल्पा जी, देश के अंदर जब विपक्ष के अंदर हमारे राहुल गांधी जी ने देश के विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार को चिताया तो उन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने माखौल उड़ाने का काम किया सरकार ने। और मैं पूछना चाहता हूं इस जुमलेबाज सरकार से कि आप मुझे बताइए कि सारी बातें भाषण और प्रवचन देते हैं कि होना चाहिए। अरे आपकी जिम्मेवारी, सीधे तौर पर आप सरकार है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, 7 साल से आपकी सरकार है, आप प्रवचन सुना रहे हैं,
अरे भैया आज अगर वैक्सीन पूरी नहीं लग रही, जिम्मेवारी किसकी है? जो अवेलेबल वैक्सीन है वो लगने के अंदर अगर कहीं कमी है, सरकार जिम्मेवार है। और दूसरी बात, जो आप रैलीज की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर सरकार का गृह मंत्रालय, सरकार बैठा है। आपने कोरोना के नियम पूरे देश में जारी किए हैं, गाइडलाइंस। क्यों आप चुनाव के अंदर गाइडलाइंस जारी नहीं करते हैं? जो 4 चुनाव के बचे हैं, आप कह दीजिए चारों चरणों के अंदर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर रैली नहीं होगी। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, आप जुमलेबाज सरकार है, अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। आप कांग्रेस पर आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है रमाकांत मिश्रा जी सहयोग करने का प्रयास किया? देखिए ये बात आप कह सकते हैं? देखिए शिल्पा जी, एक चीज कहना चाहूंगा, रैलियों को रद्द कर सकते हैं? मैं इतनी हिम्मत रखते हैं? इनको क्षमा मांगनी चाहिए पहले। मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं जुमलेबाज सरकार है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक वैक्सीन के ऊपर में इनको विश्वास ही नहीं है। इनको विश्वास ही नहीं है। इनको पहले ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अरे आप जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, आप जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, आपको वैक्सीन के ऊपर में संदेह आपने पहले माफी मांगिए। अरे आप माफी मांगिए रमाकांत जी, आप माफी मांगिए सबसे पहले, आ चुके आप माफी मांगिए। सवाल ये नहीं है कि आप माफी मांगिए। रमाकांत जी आप माफी मांगिए। माफी के स्केल में मत पड़िए सर। देश की जनता की जान जोखिम में, खतरे में है सर। आज 11 करोड़ जनता ने वैक्सीन लगा लिया, 11 करोड़ जनता ने वैक्सीन लगा दिया, लेकिन एक आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके ऊपर में संदेह कर रहा है। आप क्या संदेश देंगे? आप क्या जागरूक करेंगे? आप क्या जागरूक करेंगे? आप जितेंद्र सिंह चौहान, आपका आखिरी 11 करोड़ जनता ने वैक्सीन लगा लिया, आप क्या जागरूक करेंगे? सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगिए आप। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। जितेंद्र सिंह अरे चौहान, माफी मांगिए आप। आपको न्यायालय के ऊपर में भरोसा नहीं, आपको वैक्सीन के ऊपर में भरोसा नहीं, आपको भरोसा है किसके ऊपर में? आप क्या लोगों को जागरूक करेंगे? आप क्या जागरूक करेंगे? आप जितेंद्र सिंह चौहान बोलिए। कहना चाहता हूँ मैडम, मैं इन दोनों दलों के जिम्मेदार नेताओं से कहना चाहता हूं, अपनी राजनीति में जनता को मत पीसिए। वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन का डेटा दे रहे थे। मैडम, मौजूदा समय में वैक्सीन की प्रॉपर आपूर्ति ही नहीं है। पहले दौर में जिनको वैक्सीन लगी 28 दिन बाद का समय दिया गया था, उनको दोबारा वैक्सीन नहीं लग रही है। पहले दौर की वैक्सीनेशन के लिए क्यों है? मेरा सरकार को सुझाव है, वैक्सीन जो बनी है देश की जनता को पूरा भरोसा है, लगवाना चाहती है, आप उसका इंतजाम करिए। आप कांग्रेस और केजरीवाल और किसी अन्य सियासी दल को मत देखिए। जनता विश्वास कर रही है। आपको मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना है, टिप्पणियों पे नहीं। लेकिन तब तक आम जनता को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना होगा, लापरवाहियों को छोड़ना होगा, कोरोना को हल्के में लेना, त्यागना होगा। नहीं, निश्चित तौर पे जनता को भी सोचना होगा, हम लोग भी जागरूक करेंगे। लेकिन इस समय सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, मूलभूत सुविधाएं, डॉक्टर सजेशन उपलब्ध कराएं। लोग मर रहे हैं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। लाशें गिर रही हैं मैडम, सड़कों पे लोग मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम क्या उठाया जाना चाहिए मौजूदा सिचुएशन? देखो शिल्पा, सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जनता के बीच आकर के जितना अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो सकता है उसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जितनी अधिक हम जागरूक जनता को कर सकें वो करना चाहिए। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूँगा इसके साथ साथ ही कि पहली बार जब कोरोना के मामले को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, तो अंगोछा बांध करके, अंगोछा का मास्क लगा के देश को संबोधित किया था, और जनता ने बड़ा उसको सुना भी और माना भी, फॉलो भी किया। और आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब महात्मा गांधी के पास एक महिला जब अपने बच्चे को लेके जाती है और वो कहती है जो गुड़ बहुत खाता है, तो महात्मा गांधी ने कहा था इसको 3 दिन बाद लेके आइएगा। और 3 दिन बाद जब महिला दोबारा लेके जाती है तो महात्मा गांधी ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा कि गुड़ खाना बेटा अच्छी बात नहीं है। तो महिला ने गुस्सा होकर के ये पूछा कि ये तो आप 3 दिन पहले ही कह सकते थे। तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि 3 दिन पहले मैं गुड़ खाता था, मैंने पहले गुड़ छोड़ा है, तब मैंने इसको बोला है। तो जब तक हमारे टॉप लेवल के जो लोग हैं इस तरीके का संदेश नहीं देंगे, मैं फिर कहना चाहूंगा, हो सकता है भाजपा के नेताओं को हो सकता है कैसे करवाने के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं। और जो रैलियों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की भूमिका दिखी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जनता में इस बात की चर्चा थी कि वहाँ प्रोटोकॉल नहीं है, 2 गज की दूरी और मास्क की बात नहीं हो रही है, और चुनाव नहीं हो रहा है, ये बात है, चुनाव में नहीं फैल रहा तो हम कैसे फैला पाएंगे? रमाकांत मिश्रा संदेश देंगे आगे की तमाम चुनावी रैलियों से, कैसा मैसेज जनता तक पहुंचेगा? हम लोग देखेंगे ऐसी तस्वीरें। हम शुरू से ही संदेश देते भी आ रहे हैं और निश्चित तौर पर देंगे भी, और आगे भी देते रहेंगे। इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा हूं, ऐसा नहीं है जो कि मैं सुनिश्चित, एक जिम्मेदार
नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पार्टी कैडर होने के नाते निश्चित तौर पर इस चीज को कहना चाहिए। और जो लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं उन्हें कैसे बचाएंगे? उनके परिजन पीछे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें कैसे सांत्वना देंगे? उन्हें कैसे समझाएंगे? कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है, सरकार के नाते भी जवाब दे दीजिए भाई साहब, सरकार के नाते जल्दी से सर 10 सेकंड आपके पास। देखिए ऐसा है, पूरी तरह से सरकार कहीं पे भी किसी चीज का, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे किसी भी चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कमी नहीं है। हो सकता है जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस एक अलग माहौल बना करके ये चीज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जागरूक वर्चुअल चुनावी रैलियां हो सकती हैं आगे, निश्चित होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। रखेंगे आप ऊपर तक की बात? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने खुद ही इस चीज को संज्ञान लिया है और ये उनकी जिम्मेदारी है। और कल बेहद महत्वपूर्ण इसी पर बैठक होने भी वाली है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस बैठक के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, क्या समाधान निकालकर आप लोगों की तरफ से सामने लाया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक कहावत है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, लेकिन असल में हकीकत में जिंदगी से बड़ी सियासी जीत और हार है। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।